चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए हमारा ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मैंने आपको बता दिया था, देखो ट्रेंड्स के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना भाई बना, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी होगी? जो ग्रुप नंबर है उससे ज्यादा कभी भी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हुई। ठीक है, लिख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन इट्स ग्रुप नंबर। अगर वो आ रहा है तो मतलब गलत है। ठीक है, मतलब जो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला वो गलत है। ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन इट्स ग्रुप नंबर। ठीक है, ये ग्रुप नंबर से कभी भी ज्यादा नहीं होएगा। और एक और चीज बताई थी कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हैवियर एलिमेंट्स के जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स थी वो ज्यादा स्टेबल थी। ये भी लिख लीजिए, फॉर हैवियर एलिमेंट्स higher oxidation state is more stable. For heavier elements higher oxidation state is more stable बस है ना। ठीक है ना, क्लियर है। और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं दे आर शोन इन फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स। लास्ट क्लास में भी मैंने लिखवाया था, दोबारा से लिख लीजिए। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन state is shown in fluorides and oxides. समझ आया? अब फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स में क्यों था? क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है जी, क्लियर है। दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और देखो अभी हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई थी। टाइटेनियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमने क्या लिखा था? +3, क्योंकि वो वही एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट था विच शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा था वो? स्कैंडियम। अगर वहां पे जिंक लिखा हुआ है, जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है? बिकॉज it has fully filled d orbital in their ground state or any of its oxidation state. तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी ग्रुप 12 वाले जो हैं दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ आया? जिसको करना है, अगर ये पेज चैप्टर वापस रिपीट कराना है तो आप 12 बजे आ सकते हैं। कल हर रोज 12 बजे क्लास होती है उनकी। ठीक है जी, 12 बजे भी आ सकते हैं। इसी चैप्टर को जिन्होंने स्टार्टिंग में कुछ नई क्लासेस लगाई थी तो वो लोग आ सकते हैं 12 बजे। ठीक, ओके। तो हैलाइड्स ऑफ, फर्स्ट लिखिए हैलाइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। हैलाइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। हैलाइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्कैंडियम जो था वो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा था +3, उसके बाद टाइटेनियम। ठीक है जी, टाइटेनियम की हमारी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स थी? देखो जरा, वहां पे मैंने आपको लिखवाई थी +2 +3 +4, +2 +3 +4 लिखी हुई है। हाँ जी, टेबल बनाया था, वहां पे लिखी हुई है टेबल में। जो नहीं आए थे वो ना देखें क्योंकि उनके पास होएगा ही नहीं। तो TiX2, TiX3 एंड TiX4। यहाँ पे हेलोजन जो है इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। समझ आया? क्लियर है। उसके बाद हम वेनेडियम की बात करते हैं। वेनेडियम में कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो की हुई है? देखिए जरा वहां पे +2 +3 +4 +5। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हो जाएगा VX2, VX3, VX4 एंड VF5। अब ये VF5 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट थी, वो किसमें दिखा रहे हैं हम? फ्लोराइड। समझ आया? अभी मैंने आपको लिखा है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन इन फ्लोराइड्स एंड इन ऑक्साइड्स। तो अभी हम हैलाइड्स की बात कर रहे हैं। हैलाइड्स मैंने लिखा है हैलाइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। क्लियर है? उसके बाद क्रोमियम की बात करते हैं।
क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन मतलब उनकी क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स थी देखिए जरा। क्रोमियम की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखवाई है मैंने आपको? +2 +3 +4 +5 +6। क्लियर हुआ? ठीक है जी, इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा CrX2 CrX3 CrX4 CrF5 एंड CrF6। अब जो हाईएस्ट थी वो फिर से किसमें आ गई हमारी? फ्लोराइड्स। ठीक है सर। उसके बाद मैंगनीज की बात करते हैं। मैंगनीज की हाईएस्ट क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखवाई हुई है? टिल 7। कहां से शुरू किया था? 2 से। ठीक है ना। बट मैंने आपको बताया था कि फ्लोराइड जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसकी नहीं दिखाते हैं, ऑक्साइड्स दिखा देते हैं। क्यों दिखा देते हैं? रीजन लिखवाया था उसका। देखो जरा पीछे, MnF4 और Mn2O7 वाला क्या लिखा था? मस्त। नहीं, वो तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए था। बिकॉज ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, लिखा था। बिकॉज ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, और वो उसे एक्साइट कर देता है टिल देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। समझ आया? तो मैंगनीज की कौन कौन सी रहेंगी? MnF2 MnF3 एंड MnF4। इसके बियॉन्ड नहीं दिखाता। ठीक है, MnF4 तक ही वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। समझ आ गई जी? क्लियर है? उसके बाद आयरन था। आयरन की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल थी? देखो वहां पे हमने लिखवाया था +2 +3 और +4। +4 मैंने तभी बता दिया था कि वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो एल्कलाइन मीडियम में ही एग्जिस्ट करती है। अगर आप उसे निकालने की कोशिश करोगे तो वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगी, वो ब्रेक डाउन कर जाएगा, +3 तक आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया? FeX2 एंड FeX3। क्लियर है? समझ आ गया? अब आयरन के बाद हमारे पास क्या था? कोबाल्ट। कोबाल्ट की कौन कौन सी स्टेट स्टेबल थी? +2 और +3। अब ये चीज का ध्यान रखिएगा, शायद मैंने पहले लिखवाया हो, और नहीं लिखवाया तो दोबारा लिख लेना, मेरे ख्याल से लिखवाया था। कोबाल्ट जो है ना, मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स में, सॉल्ट्स में, वो हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। कोबाल्ट जो है मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। बट अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही है, कॉम्प्लेक्स कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना रहा है, तो वहां पे कोबाल्ट हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। याद रखिएगा ये। ठीक है, अभी इससे नेक्स्ट चैप्टर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, तो वहां पे बार बार आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? हमारा +3 आएगा। समझ आया? बट वैसे अगर हम कोई भी कंपाउंड निकालेंगे, कोई भी जनरली, जैसे फ्लोराइड्स बनाए, ऑक्साइड्स बनाए, हैलाइड्स बनाए, तो वहां पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? स्टेबल +2। समझ आया? लिख लीजिए। कोबाल्ट फॉर्म, कोबाल्ट फॉर्म, कोबाल्ट जनरली फॉर्म से लिखिएगा। कोबाल्ट जनरली फॉर्म कंपाउंड्स in +2 oxidation state, in +2 oxidation state, whereas complex compounds in +3 state. ठीक है जी? तो यहां पे हम लिख देते हैं COX2 एंड COF3। समझ आ गई? +2 भी बना दिया और +3 भी बना दिया हमने। उसके बाद निकल था। निकल का कौन सा बनाया था हमने? निकल एक ही दिखाता है ज्यादातर स्टेबल। कौन सा था? देखो वहां पे हमने 2 लिखवाई थी। निकल कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है? +2 एंड +3, बट ज्यादा मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स में वो +2 शो करेगा, तो यहाँ पे हमने NiX2 बना दिया। समझ आ गया? और कॉपर, कॉपर कौन से वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है? और +1 भी तो शो कर रहा था, +1 एंड +2।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Cu2X2 एंड Cux। CuCl2 समझ आ गई जी, क्लियर है। अब यहाँ पे कॉपर के साथ भी यही कहानी है, मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +2, बट जैसे ही वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जाएगा तो क्या करेगा +1 शो करनी, +1 दिखानी शो, +1 दिखानी शुरू करते हैं। ठीक है जी, +2 भी लिखते हैं। चले आगे, चलो ये दीज आर द ऑक्साइड्स। अब आपको ये चीज समझ में आ गया कब कहां पे क्या होएगा। चलिए एक नोट बना लीजिएगा, पॉइंट हो गया, लिखिए जरा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द हैलोजन फ्लोराइड F, the halogen fluorine, fluoride नहीं fluorine, F has the capacity to stabilize the higher oxidation states of the metal, capacity to stabilize the higher oxidation states of the metals, stabilize the higher oxidation states of the metals due to higher lattice energy, due to higher lattice energy or higher bond enthalpies, or higher bond enthalpies। ठीक है जी, अभी हमने पढ़ा था कॉपर 1 और कॉपर 2 में से कौन सा स्टेबल था लास्ट क्लास में। कॉपर 1 के कंपाउंड और कॉपर 2 के कंपाउंड में ज्यादा स्टेबल कौन था, क्यों, रीजन भी लिखवाया था, किसकी थी हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी, नहीं Cu+ की, Cu+2 की तो लो होती है। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लीजिएगा, Cux मतलब जहां पे कॉपर मेरा क्या रहेगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, ऐसे भी लिख सकते हो Cux, जहां पे वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Cux are quite unstable while Cux2 are comparatively more stable ठीक है जी, आगे लिखिए, कॉपर 1 कंपाउंड्स, कॉपर पूरा लिखे, न्यूमरल में 1, न्यूमरल में नहीं रोमन में, कॉपर 1 बचपन में Cu1 Fe3, copper 1 compounds undergo disproportionation, copper 1 compounds undergo disproportionation in aqueous solution, to form copper 2 compounds, undergo disproportionation in aqueous solution to form copper 2 compounds, which are more stable, ठीक है जी, ये रिएक्शन लिख लीजिएगा, 2Cu+ था वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है, यहाँ पे एक्वस हो जाएगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कॉपर प्लस एक्वस में था, ये लेस स्टेबल है,
रीजन आपको पता है। ये आएगा पेपर में, इवन पेपर में वो भी ऐसा दिखाता है कि कोई ऐसा कंपाउंड बताइए जहां पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है। अब कोई भी दिखा दो यार, ये वाला भी तो है। समझ आ गया नहीं? बताओ फिर आगे। अब नहीं है, देखो the higher stability of copper plus 2 aqueous the higher stability of copper plus 2 may be attributed to its greater negative hydration enthalpy, greater negative कहां से कराऊं, the higher stability of copper plus 2 aqueous may be attributed to its greater negative hydration enthalpy, than that of copper plus H0, than that of copper plus aqueous, which compensate the second ionization enthalpy of copper, which compensate the second ionization enthalpy of copper, which compensates the second ionization enthalpy of copper involved in the formation of copper plus 2 ion, involved in the formation of copper plus 2 ions. हाँ जी, क्लियर है ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, दोबारा से लिखवा दिया। ठीक है जी, जैसे कि हमने इसे पानी में डाला, यहाँ से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। ये हाइड्रेशन एंथैल्पी थी विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इट्स सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसने एनर्जी रिलीज करी, तो ये वाली एनर्जी से ज्यादा एनर्जी रिलीज करी, इसी वजह से कॉपर प्लस किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर प्लस 2। समझ आ गई जी, क्लियर है? भाई अब एक एक्सेप्शन लिखवा रहा हूं यहाँ पे, एक एक्सेप्शन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं इसमें। कॉपर टू आयोडाइड is an exception. The I negative ion being a powerful reducing agent, the negative ion being a powerful reducing agent reduces copper 2 ion to copper 1 ion. Thus Cu2I2 is more stable than Cu2। समझ आ गई? क्या हमने बोला कि भैया मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड, जितने भी हमने कॉपर के कंपाउंड किए थे उसमें क्या बोला
कॉपर +2 मेरा ज्यादा स्टेबल है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी था, तो वो एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया है। Cu2I2 में कॉपर 1 जो है दैट इज मोर स्टेबल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आयोडीन जो है वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। सर अभी तो आपने लिखा है कि Cu2I2 इज मोर स्टेबल देन Cu2। यही तो बोल रहा हूँ, तो वही तो। देखो मैंने पहले क्या बोला कि कॉपर +2 मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू Cu+। समझ आया ये चीज? यस। क्यों था रीजन मैंने अभी आपको लिखवाया, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा थी, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? Cu+2 में। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे इसमें बोलता है कि Cu2I2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कॉपर 1 आएगा, यहाँ पे निकालोगे तो +2 आएगा। इसमें बोलता है कि ड्यू टू एक्सेप्शन ये वाला ज्यादा स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल। समझ आया? अब वो क्यों स्टेबल है? हाँ ठीक है। यहाँ पे I- क्या कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये I क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये I इलेक्ट्रॉन लूज करके किसे दे रहा है? कॉपर को दे रहा है। और जब ये I जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, I- था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हाफ I2 बन जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज करा ये कौन ले गया? कॉपर। कॉपर +2 से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो कॉपर प्लस में। समझ आया? वहां पे मैंने लिखा है ना I- एक्ट एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो इलेक्ट्रॉन देता है। समझ आया? ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। समझ आ गया भाइयों? मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड में कॉपर +2 स्टेबल है, बट ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे कॉपर प्लस मेरा ज्यादा स्टेबल हो गया। दैट्स इट। इतनी सी कहानी है यार। ठीक है, रीजन याद रखिएगा। पहले वाले में क्या हो रहा था? कॉपर प्लस की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा थी। यहाँ पे अभी लिखा था मैंने, हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर थी देन इट्स सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया था? कॉपर +2 और कॉपर में। फाइन। ये मोर स्टेबल था मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड में। ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे क्या हुआ? आई जो था वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है भैया। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और कॉपर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और ये कॉपर +2 से कॉपर प्लस में कन्वर्ट होएगा, और आयोडीन जो है यहां से इवॉल्व हो जाएगा। समझ आ गया? ये एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। ऐसी चीजें पेपर में पूछी जाएंगी। ये वाला तो पूछा ही जाता है, ये वाली क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? एक्सप्लेन इट विद द एग्जांपल। ओके, फाइन। एक लाइन लिखिए यहाँ पे, ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। अब यहाँ पे भी क्या होगा? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाएंगे। स्कैंडियम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था? +3। 2 वाला कौन सा है? कोई भी नहीं, लिखा तो कोई भी नहीं है। धीरे धीरे आ तो रही थी आवाज +2 वाली। भैया स्कैंडियम एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट, दोबारा से बता रहा हूँ, एक ही ट्रांजिशन एलिमेंट है जो एक ही, मतलब स्कैंडियम इज द ओनली एलिमेंट जो हमारा एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता, और वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। जिंक, कैडमियम, मर्करी, दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिंक भी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, कितनी? +2। बट जिंक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है? हाँ जी सिंह साहब। स्कैंडियम सॉरी जिंक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है? हाँ जी मनी। अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ब्राउन। हाँ जी सक्षम जी। सार्थक जी बता नहीं रहा। हाँ जी
अभी तो बताया था उसका वो टी ऑक्टेट में होता है ना, टी ऑर्बिटल फुल। तो कॉपर का भी हो तो हाँ जी इतनी बार रिपीट कर दिया लिखवाया भी है जिंक कैडमियम मरकरी दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट ठीक है जी डी सबशेल जो था भैया हमारा वो फुली फिल्ड था जो डी सबशेल था भैया वो हमारा फुली फिल्ड था इन इट्स ग्राउंड स्टेट और एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है जी जिंक हमारा हमेशा पॉजिटिव रहा मतलब फुली फिल्ड रहा अब स्कैंडियम था स्कैंडियम इज द ओनली एलिमेंट जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है समझ आ गया याद रहेगा भाई ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले ही क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे हैव इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट और एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कितनी बारी बता दी यार अब ऑक्साइड्स की बात करते हैं स्कैंडियम स्कैंडियम एक ही ऑक्साइड बनाएगा क्योंकि +3 दिखा रहा था तो स्कैंडियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +3 तो वो उसके लिए कंपाउंड क्या हो जाएगा Sc2O3 क्लियर हो गया जी उसके बाद टाइटेनियम टाइटेनियम कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था +2 +3 और +4 तो TiO Ti2O3 TiO2 +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है ऑक्सीजन पे चार्ज हमेशा -2 रहने वाला है इन कंपाउंड्स में कितना रहेगा जी -2 फ्लोरीन पे कितना चार्ज होता है -1 राइट अब उसके बाद वेनेडियम पे चलते हैं वेनेडियम कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था हाँ जी वेनेडियम हमारा कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था +2 +3 +4 +5 VO V2O3 V2O4 V2O5 ये यूज भी किया था हमने याद हो आपको कुछ रिएक्शंस में हम यूज करते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 बचपन में आपने पढ़ा था बचपन तो कोविड में निकला हमारा है ना 10th आपकी कोविड थी नहीं पढ़ाई कैसे पढ़ा हाँ जी V2O5 कॉन्टेक्ट प्रोसेस पढ़ा था हमने इसलिए बस कट गया था चलो जान दो इस साल भी कट गया ओके वेनेडियम हो गया अब उसके बाद क्रोमियम पे आते हैं क्रोमियम कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है +2 से +5 6 तो यहाँ पे हो गया क्रोमियम क्रोमियम Cr2O3 यहाँ पे +3 दिखा रहा है Cro2 +4 Cr2O3 +6 Cr3 ये तो हो गया +3 ठीक है जी +2 +3 +4 +6 समझ आ गया जी एक और भी बनाता है कंपाउंड अब एक एक्सेप्शन बता रहा हूँ भैया पेपर में पूछा जाता है CrO5 एक कंपाउंड दिया हुआ है यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए क्या होगा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए कितना आएगा 10 आ रहा है मैंने क्या बोला अभी जब ये टॉपिक शुरू किया था देखो एक लाइन लिखवाई थी ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन इट्स ग्रुप ऑक्सीडेशन अब उसका ग्रुप नंबर देखो क्या है 6 से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए मतलब गलत है मैंने बोला था ना आपको ठीक है तो ये क्या है भैया यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट होता है यहाँ पे बना लीजिएगा ये इसका स्ट्रक्चर जो है भैया बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है कौन सा होता है ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर यहाँ पे ये पर ऑक्सी लिंकेज है दिस इज नोन एज पर ऑक्सी लिंकेज
और जब भी परऑक्सी लिंकेज होगी तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन पे चार्ज -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, -1, -2। तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो ये -2 की वजह -1 की वजह से +1 आएगा, यहाँ पे -1 की जगह +1 आएगा, यहाँ -1 से +1 +1 और यहाँ पे +2। टोटल करोगे तो कितना आ रहा है क्रोमियम पे? +6। तो मतलब आंसर क्या है हमारा? सही है। समझ आ गया? ओके, याद रखिएगा ये पेपर में पूछा था, स्पेशल केस है CrO5। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका, बाकी तो बाकियों में सही है, वो सेटिस्फाई कर रहा है, बट CrO5 में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसके बाद मैंगनीज हमने पढ़ा था। मैंगनीज कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे? +2 से लेके +7 तक। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप बराबर चलते हैं, यहाँ पे हमारा MnO बन गया, MnO +2 दिखा रहा है, उसके बाद Mn2O3 दिखा रहा है, ठीक है, MnO2 भी दिखा रहा है और Mn2O7 भी दिखा रहा है, +4 और उसके बाद +7, +5 +6 नहीं दिखा रहे ऑक्साइड्स में। समझ आ गई जी? भाइयों बहनों क्लियर है? अभी एक और टाइप का ऑक्साइड बनाता है मैंगनीज जो है, एक और टाइप का ऑक्साइड बनाता है विच इज नोन एज Mn3O4। क्या बनाता है? Mn3O4। यहां पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जरा। चलो दिस इज योर होमवर्क, आपको Mn3O4 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के लाना है। वही कह रहा हूं ना, एक्चुअल निकाल के लाना है। जैसे CrO5 का तो मैंने बता ही दिया ना आपको, ऐसे ही Mn3O4 के लिए सोच के आना। नहीं गूगल नहीं कर, थोड़ा दिमाग लगा के। अब आयरन के पास आते हैं। आयरन कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा था भैया? हाँ जी, आयरन कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा था? 2 और 3। तो मतलब FeO हो गया और Fe2O3 हो गया, यही दोनों ऑक्साइड्स पढ़े थे हमने। ठीक है जी। अब आयरन भी क्या कर रहा है? Fe3O4 बना रहा है। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 8/3। Fe3O4 का Fe3O4 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा यहाँ पे? 8/3 आ रहा है, तो मतलब आंसर तो गलत है। हाँ जी, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो गलत है। अभी ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं भैया? हम लोग मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं। अब ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, दो चीजों का ऑक्साइड, दो टाइप के ऑक्साइड्स को ऐड कर दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या होएगा? FeO होएगा और Fe2O3 होएगा। इन दोनों को ऐड करो, क्या बन रहा है? Fe3O4 बन रहा है। अब पेपर में आएगा कि Fe3O4 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स बतानी है, तो आप लोग क्या करोगे? एक ऑप्शन वहां पे 8/3 गिवन होएगा वहां पे गिवन, बट वो गलत है। ठीक है, एक ऑप्शन में +2 दिया हुआ है और एक +3 दी हुई है, ये दो कंपाउंड दिए हुए हैं, क्योंकि इन दोनों को मिला के हमारा Fe3O4 बनेगा। समझ आया? ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल होता है Pb3O4। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्या आएगा? 8/3। हाँ जी, Pb3O4 का 8/3 आ रहा है। अब यहां पे इसका क्या होएगा? इसकी भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड है, तो ये कौन कौन से होंगे? PbO और PbO2। भैया ये देखना है यहाँ पे। अब देखो पी ब्लॉक, Pb कौन से वाले ग्रुप का है? ग्रुप 14 का है, कार्बन फैमिली का। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। लेड है ये। अब कार्बन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल दिखाता है? +2 और +4। तो ऐसा नहीं है भैया +2 और +3 कोई भी दिखा देगा, नहीं ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है +2 और +4, दो PbO और एक PbO2, दोनों मिलके ये PbO4 बना देते हैं, Pb3O4।
ठीक है जी, आयरन का हो गया। उसके बाद हम चलते हैं कोबाल्ट के पास। कोबाल्ट के साथ भी यही कहानी होगी। कोबाल्ट का हमने कौन सा बोला था, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड क्या था, +2। एक ऐसे ही मिक्स्ड भी बनाएगा, CO2O3, नहीं CO3O4, सॉरी CO3O4। निकल, निकल क्या दिखा रहा है, +2 NiO। कॉपर क्या दिखाएगा, +1 और +2। क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड। जिंक एक ही दिखा रहा था, जिंक ZnO। लिख लिया जी, ओके। अब एक क्वेश्चन दोबारा से बता रहा हूँ। MnF4 है, फ्लोरीन के अगर आप हाईएस्ट फ्लोराइड देखोगे तो MnF4 है, वहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। बट मैंगनीज का जब हमने ऑक्साइड बनाया तो वहां पे वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 शो कर रहा है। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। और वो क्या करेगा, हाईएस्ट देखो जब भी मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे, जब भी मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे सिंगल बॉन्ड से, समझो। तो ये क्या कर रहा है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक इसे एक्साइट कर रहा है, यहाँ पे वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक उसे एक्साइट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बॉन्ड तो बन रहे होंगे बट वो अनस्टेबल थे इसलिए टूट जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल बॉन्ड बने, स्टेबल कंपाउंड बन गया। ठीक है साहब, क्लियर है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं Mn2O7 का और MnO4-2 का स्ट्रक्चर आते हैं पेपर में। अब Mn2O7 का स्ट्रक्चर बनाना है। देखो स्ट्रक्चर बनाने के लिए बड़ा सिंपल सी कहानी है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। कोई सिंसा क्या हो गया यार, मेरे से पूछ ले भाई। अच्छा नहीं बोल ही जा रहा ना, बुलबुल करता है। Mn2O7 है ना, Mn2O7 इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो देखो अगर मैंगनीज के ऊपर +7 चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ। सक्षम जी इधर ध्यान, फिर से पूछ लेकर यार। Mn2O7 मैंगनीज में इसके ऊपर +7 चार्ज है, उसे सेटिस्फाई करना है। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2। एक -2 हो गया, यहाँ पे एक और लगा दिया, -2 हो गया, यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड लगा दिया, कितने हो गए, -6। यहाँ पे एक और मैंगनीज लगाया, यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, -2 -2 -2। तो यहाँ पे इसका +2 +2 और +2 हो गए, +6 हो गए। हमें कितने बनाने हैं मैंगनीज पे, +7। तो मैं O और O कर देता हूँ, यहाँ पे -2, यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1। इसके ऊपर +1 +7 सेटिस्फाई हो रही है, ऐसे ही इसके पास भी +7 सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ जी, ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है मेरा, न्यूट्रल है। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है मेरा, सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब ये क्या हो गया भैया, सही है जो स्ट्रक्चर बनाया मैंने। हाँ जी क्लियर है ये। अब सपोज करो मेरे को ये बनाना है MnO4-, MnO4-। अब Mn के ऊपर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, MnO4- में कितना आ रहा है, कितना आ रहा है सर, +9। ग्रुप नंबर से ज्यादा हो गया, मतलब गलत हो गया, दोबारा से निकालो सही आएगा। कॉपी में करके देख, कितना आ रहा है, +7। सही है, सिंह साहब गलत है आपका। देखो ना यहाँ पे Mn था O4-, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + Mn -2 × 4 = -1, x = 7 आ जाएगा।
ठीक है जी। अब इसके ऊपर +7 चार्ज होना चाहिए था, Mn आ गया। क्लियर है? 4 ऑक्सीजन लगा दो, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन। समझ आया? यहाँ पे डबल बॉन्ड तो इसके पास -2, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो -2, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो -2, यहाँ पे एक ही चार्ज लगा के रखते हैं, यहाँ पे एक माइनस लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 +2 +2 +2। सेटिस्फाई हो रहा है जी? क्लियर है? MnO4 माइनस, केड़ी सही है यार। सुबह से ड्राइव कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 8 बजे से, और ये स्टेप दिखा रही है कितने, 3000 समथिंग, 3500। मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए भी सही है, तेरा तो होने उस दिन मैं 3 चक्कर पार्क के भाग के आया, लिटरली रनिंग करके आया और कुछ भी नहीं, 800-900 स्टेप। यार ये क्या हो गया, बदतमीज है। चलिए ठीक है जी, क्लियर है ये, समझ में आ गया भाइयों? स्ट्रक्चर्स आएंगे पेपर में। नेक्स्ट लिखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम, ठीक है जी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है, देखो दो टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? which are attracted towards the magnetic field. Diamagnetic substances क्या होते हैं? which are weakly repelled by the magnetic field. ठीक है जी। ऐसे ही आयरन जो है, आयरन क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, हमने सॉलिड स्टेट छोड़ दिया था, कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बाद में करेंगे हम लोग। तो उसमें क्या हुआ, हमारे पास पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और पेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को पढ़ेंगे, और थोड़ा सा हम टच करेंगे किसको, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है जी, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस लिख लीजिएगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक substances which are attractive towards the magnetic field. Which are attracted towards the magnetic field. Substances which are attracted towards the magnetic field. ठीक है जी। इसमें एग्जांपल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जैसे कि हमारा आयरन है ना, उसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने आयरन रखा वो मैग्नेट के साथ, तो वो एकदम से चिपक जाता है, तो दे आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इट इज अ टाइप ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर हो गया? अब पैरामैग्नेटिक किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। लिख लीजिए, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद लिखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अब डायमैग्नेटिक क्या होंगे? जहां पे सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और दे आर वीकली रिपेल्ड बाय diamagnetic substances, they are weakly repelled by magnetic field. They are weakly repelled by magnetic field. समझ गए? They are weakly repelled by magnetic field. और यहाँ पे क्या होगा, अभी देखो जैसे हमने पैरामैग्नेटिक पढ़ा था, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे? यहाँ पे क्या होगा, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वहां पे लिख लीजिए ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। All the electrons are paired.
और यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट न्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस टू bm. bm आर यूनिट्स बोहर्स मैग्नेटॉन. EH upon 4 pi mc. E is the charge on electron, m is the mass on electron, h is the Planck's constant, c is the velocity of it. Charge on electron 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulombs. Mass on electron 9.11 into 10 raised to power minus 31 kg. Velocity of light 3 into 10 raised to power 8 meter per second. And Planck's constant 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second. हाँ जी, क्लियर है? ये समझ आ गया? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था कैसे निकालने थे. आयरन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? आयरन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? चलिए बताइए जरा. आयरन Fe कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताए थे, हमने डिस्कस किए थे. याद करो जब हम मेटेलिक बॉन्ड्स के बारे में बता रहे थे, जब मैंने आपको मेटेलिक बॉन्ड के बारे में बताया था तो वहां पे बताया था स्कैंडियम के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, टाइटेनियम के पास 4 थे, वेनेडियम के पास 5 थे, क्रोमियम के पास 6 थे, मैंगनीज के पास 7 थे, और आयरन के पास किसी ने बोला था 8 है. तो मैंने आपको बताया था कि 8 नहीं. देखो आयरन Fe26 था उसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब एटॉमिक नंबर, तो 4s2 3d6 लिखा था हमने. तो जब 3d6 में आए वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो वी हैव ओनली 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना. तभी तो क्या हो रहा था, मेल्टिंग पॉइंट या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमारी डिक्रीज कर रही थी, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहे थे, पेयरिंग होनी शुरू हो गई थी. समझ आया? तो वहां पे ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई कंपाउंड दिया गया और वो बोलता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखाओ, तो आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना है. ठीक है जी, क्लियर है? अगर वो बोलता है कि Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के बताओ, कैसे निकालोगे? आयरन के पास 26 था एटॉमिक नंबर, जब उसने +3 बना दिया तो मतलब कितने रह गए? 4s0 3d5. तो यहाँ पे न्यू किसके बराबर आएगा? न्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 5. 1 2 3 4 5, क्योंकि 3d5 है. तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 5+2. इसकी वैल्यू ओके, अंडर रूट किसे किसे निकालना होता है? अच्छे से काइंड ऑफ, मतलब ये क्या होता है? डांस कर रही है हाँ, थोड़ा थोड़ा ये क्या था, मतलब आता है नहीं आता? आता है, आता है नहीं आता? आता है.
गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अंडर रूट निकालना आता है? नहीं आता, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं आता। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 × 7, 5 + 2 कितना होता है 7, और ये कितना हो गया 5 × 7 √35। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 36 कितना होता है √36 की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5.9 समथिंग लिख देना बस वहां पे, ठीक है, सही है। हमेशा ऐसा ही होगा। अब सपोज कर लो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 × 6 √24 √25 कितना होता है 5, तो इसकी 4.9 समथिंग आएगी। अब यहाँ पे 3 × 2 हो गया, 3 × 5 हो जाएगा, √15 आएगा। √16 की वैल्यू क्या होती है 4, तो उससे कम होने वाली है। अब यहाँ पे 2 आ गया, 2 × 2 2 × 4 कितना आएगा √8, √9 कितना होता है 3, तो इससे थोड़ी सी वैल्यू कम लिख देना। समझ आ गया, मतलब छोड़ना मत भाई, ठीक है, कुछ भी लिखा ना, ठीक है, हर बारी हो जाएगा ये। √3 की वैल्यू कितनी होती है याद कर लेना 1.732, और √2 की ये तो फिजिक्स में पढ़ा है ना, cos थीटा sin थीटा वाली, मैथ्स में आता है। चलो जी, ये भी हो गया हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब ये हो गया, नेक्स्ट लिखिए फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पे। अब फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बिकॉज लिख दीजिए, बिकॉज they have empty empty d orbitals, empty सही लिखा था दीदी, empty d orbitals, ठीक है जी। अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते क्या है, बोलो भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, शेयर दोनों करेंगे, क्लियर हो गया। तो वहां पे इनके पास क्या है एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, और बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल आयंस, न्यूट्रल एटम्स क्या करते हैं, या मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं इनके एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में। क्लियर हो गया, समझ आ गया। कोई नहीं, इसके ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ना है, हमने पूरा का पूरा चैप्टर इसमें है, नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, तो वहां पे ज्यादा डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिए फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बड़ी सिंपल सी चीज है। जहां पे भी मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर शो करेंगे, जहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड हो गए या 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो कलरलेस हो गए, ठीक है जी। मतलब हम लिख सकते हैं कि एलिमेंट विद D0 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन आर कलरलेस। बाकी D1 से लेके 9 तक रहेंगे तो वो क्या होंगे भैया हमारे कलर्ड होने वाले हैं। समझ आ गया, कलर्स के बारे में बहुत ज्यादा वो डिस्कस नहीं करेगा कि इसका कंपाउंड का कलर क्या हो।
अब कलर्स याद कर लेते हैं अगर कुछ पूछता भी है तो। यहाँ पे लिखिए ये लिख लीजिएगा, ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, पिंक बन Fe+3 ब्राउन ब्राउन। ठीक है जी, ग्रीन क्रोमियम था +3 और Fe+2। ब्लू कलर का कौन था, कॉपर +2। पिंक मन से कौन हो गया भैया, Mn+2। Fe+3 ब्राउन ब्राउन। ठीक है जी, ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, पिंक मन Fe+3 ब्राउन ब्राउन। कलर्स याद करने के लिए मैं आपको ऐसे याद करा था, क्रोमियम ग्रीन कलर का है, Fe+2 ग्रीन कलर का है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। अच्छी बात है, मेरे को नहीं हुआ था तो मैंने इसलिए ऐसे याद कर लिया। ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, पिंक मन Fe+3 ब्राउन ब्राउन। आप जीनियस हो सर, आपका मुकाबला नहीं एक बार ही लिख सकते हो। तो हमारे टीचर ने ब्राउन ब्राउन बोला तो हमने भी याद कर लिया, है ना, ज्यादा मान लेते थे उनकी। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी आता है कि FeCl3 अगर लोगे ना, यहाँ पे +3 स्टेट में है और ये क्या होता है, येलो कलर का होता है। जनरली क्या होते हैं, ब्राउन कलर के हैं, FeCl3 क्या होता है भैया हमारा, येलो कलर। गाने में भी तो एक बारी में चल जाता हूँ, बार बार बोलता रहता है ना, सुनते नहीं, कैसे कर रहा था। चलिए नेक्स्ट लिखिए, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन ही आने वाले हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। Why transition elements show catalytic properties? Because they have tendency to show variable oxidation states. They have tendency to show variable oxidation states. Variable oxidation state. They have tendency to show variable oxidation states. समझ आया? चलिए क्या लिखा है हमने, They have tendency to show variable oxidation states. ठीक है जी, अब एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है SO2 + V2O5, हमने इसका ऑक्सीडेशन किया। ठीक है जी, SO2 का V2O5 के साथ, तो ये SO3 में कन्वर्ट हो गया और ये कन्वर्ट हो गया भैया हमारा V2O4 में। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ, 2V2O4 + O2, दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू 2V2O5। मैंने बताया था ना V2O5 का यूज किया था हमने कॉन्टेक्ट प्रोसेस में, फिर मैंने बोला था कि वो सिलेबस से कट गया था। तो यहाँ पे होता क्या प्रोसेस में, SO2 था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 SO3 में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। बट एक्चुअल में प्रोसेस क्या हुआ, यहाँ पे SO2 था, V2O5, अब तक हमने क्या पढ़ा था कि कैटलिस्ट था वो हमारा यूज ही नहीं होता रिएक्शन में, है ना। वो क्या करता है, रिएक्शन को जस्ट फास्ट करता है। जैसा हमने बताया था, दो लोगों की रेस लगाई थी, मनी और है ना, तनवीर की, राइट। तो वो जो हमारा ब्रिज था वो क्या कर रहा था, कैटलिस्ट का काम कर रहा था। बहुत सारी एनर्जी जो थी वो कम यूज हो रही थी। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेटिव स्टेट +4 था और यहाँ पे क्या हो गया, +5 था, +5 से +4 गया। इस प्रोसेस में हो सकता है कि इसने कुछ एनर्जी रिलीज करी हो। सपोज करो इस रिएक्शन को बिना कैटलिस्ट के करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 100 एनर्जी चाहिए थी। इसने जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ तो इसने क्या किया, जब यहां से यहां गए तो एक
60 एनर्जी रिलीज कर दी, 60 एनर्जी इसने रिलीज कर दी, तो मेरे को कितनी एनर्जी और देने की जरूरत है बाहर से? 40। तो वही हो गया, कैटलिस्ट ने क्या किया, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया, इसने ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किया, एनर्जी रिलीज करी, और बाद में क्या हुआ, रिएक्शन मिक्सचर में ये वो क्या कर रहा है, जो रिएक्टेंट था उसे करके वापस अपनी उसी स्टेट में आ जा रहा है। समझ आ गया? तो पहली चीज तो ये थी कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे हैव टेंडेंसी टू शो या एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। सेकंड एक और पॉइंट लिखिए, अब हमने कैटलिस्ट का यूज किया था, कैटलिस्ट कर क्या रहा था, है ना, उनके बर्थडे पार्टी थी, है ना, तो वहां पे कैटलिस्ट क्या था, लिफ्ट, है ना, ठीक है जी, क्लियर है, समझ आ गया। और वो क्या कर रहा था, जितने उस पे चढ़ सकते थे एक टाइम पे, 4 5 6 10 बच्चे, है ना, वहां पे जो लिफ्ट के अंदर आ सकते थे, वही क्या कर रहा था, अब कैटलिस्ट के सरफेस पे जितने लोग आ सकते थे वही हमारे कैटलाइज हो रहे थे, तो ज्यादा आएंगे तो क्या होगा, ओवरवेट ओवरवेट कहेगा, राइट। तो कैटलिस्ट क्या कर रहा था, सरफेस एरिया देता है। सेकंड पॉइंट लिखिए, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द रिएक्टेंट्स, they provide large surface area for the reactants, large surface area for the reactants to be adsorbed, to be absorbed, ADS, adsorbed। adsorb का मतलब क्या होता है, एक absorb होता है, एक adsorb होता है। absorb होता है जैसे कि आपने, यू नो, बर्तन धोए सभी ने, सभी ने धोए होंगे, एक्सपीरियंस किया होगा, है ना, नहीं किया, क्या कर रहा है ना। अब कभी कभी क्या होता है, वो स्पॉन्ज को उठाते हैं तो उसमें अगर पानी ऑब्जॉर्ब किया हो तो बहुत भारी सा लगता है ना। अब बाहर से तो देखने में ऐसा लगता नहीं है कि इसके अंदर पानी है, तो ठीक है जी, अगर आप उसे उठाते हो तो ऐसा लगता है, एक बार बाहर से देखने में तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर पानी नहीं है, बट वहां पे क्या होता है, पानी बहुत सारा होता है उसके बल्क में, मतलब उसने एब्जॉर्ब किया हुआ इन द बल्क, उसके बीचों बीच पानी पड़ा है। अब मैं मार्कर से इसके बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, अब जो कंसेंट्रेशन है दैट इज मोर ऑन द, बात कर होगी क्या था, एडजॉर्ब। एडजॉर्ब का मतलब क्या हुआ, जो कंसंट्रेशन था दैट इज मोर ऑन द सरफेस एज कंपेयर टू बल्क। मैंने यहाँ पे इंक, यहाँ पे मार्कर से लिखा, इंक का कंसंट्रेशन मोर ऑन द सरफेस है, बल्क में तो नहीं गया, अगर वो बल्क में चली गई तो मेरे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा उसे साफ करना, समझ रहे हो, कंसेंट्रेशन इज मोर ऑन द सरफेस एज कंपेयर टू बल्क, बट एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था, कंसेंट्रेशन इज मोर इन द बल्क एज कंपेयर टू द सरफेस। बाहर से देखने में तो वो स्पॉन्ज ऐसा लग रहा था कि यार हाँ सूखा है, बट अंदर उसके पानी था, राइट। तो कंसेंट्रेशन इज मोर इन द बल्क, यहाँ पे एड्सॉर्प्शन में क्या हुआ, कंसेंट्रेशन इज मोर ऑन द सरफेस ऑफ द, मोर ऑन द सरफेस एज कंपेयर टू बल्क। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे क्या किया, कैटलिस्ट का यूज किया, तो कैटलिस्ट की सरफेस पे हाइड्रोजन गैस जो थी या कोई भी रिएक्टेंट था वो एड्सॉर्ब हुआ। सपोज करो हमने यहाँ पे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन किया, C2H4 प्लस H2, यहाँ पे हमने प्लेटियम डाल दिया, किसमें कन्वर्ट हो गया, C2H6। अब ये जो हाइड्रोजन गैस थी ये इसकी सरफेस के ऊपर जाके एड्सॉर्ब हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस जो है प्लेटियम की सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब होगी, क्लियर है, जिसकी वजह से रिएक्शन मेरा फास्ट हो जाएगा। क्या लिखा हमने, दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द रिएक्टेंट टू बी एड्सॉर्ब and thus come closer to one another, and thus come closer to one another for the reaction to occur, for the reaction to occur readily, for the reaction to occur readily on the surface of the catalyst,
on the surface of the catalyst itself. ठीक है जी, रिएक्टेंट जो है हमारे पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है मेरा फास्ट हो जाता है। समझ आ गया? क्लियर है? हाँ जी, ये चीज क्लियर होगी। चलो, अब इसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, दिस इज, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, है ना, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक बिहेवियर के ऊपर, कलर्स के ऊपर, राइट। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मतलब क्या है? देखो, एटम्स हैं, मेटल एटम्स हैं, दे हैव मेटेलिक बॉन्ड्स, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं उनके लैटिस में एम्प्टी स्पेस होएगा, खाली जगह होएगी। ठीक है जी। सपोज करते हैं सिंह साहब अपने कजन की शादी में जा रहे थे, है ना, वो अपनी फॉर्च्यूनर लेके गए। अब उसके अंदर क्या हुआ, पीछे वाली सीट पे इन 4 कजन बैठ गए, पीछे वाले तो खाली रखते हैं ना, तो इनका एक छोटा सा कजन आया, छोटा कजन आया जो छोटा ही था ना, तो 10 साल का था। अब उसे कहा कि भाई मेरे को भी बैठना है, और उनका बड़ा चाहिए था, तो क्या करेंगे, हमें बीच में बिठा ही लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, क्या जी 4 बंदों की गाड़ी है, बट वो छोटा बंदा है, छोटा साइज में है, तो कहते हैं चल भाई तू भी बैठ जा, है ना, हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ, जब गाड़ी में सिर्फ 4 बंदों के बैठने की जगह थी, इन्होंने क्या किया, छोटे साइज वाले बंदे को बीच में एडजस्ट कर दिया। तो वैसे ही एटम भी तो जो था, जो हमारे मेटल एटम्स थे, उनका साइज बड़ा था, उनके बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस था, वहां पे हमने क्या किया, छोटे एटम, छोटे साइज के एटम्स को भर दिया। कोई दिक्कत होगी उससे? क्योंकि जगह तो खाली पड़ी है, हमने वो भर दी, उससे उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, राइट। उनकी प्रॉपर्टी जो है थोड़ी सी एनहांस हो जाएंगी। क्लियर हुआ? आपने कटिंग टूल्स देखे हैं, देखा ना, कुछ आते हैं जो पाइप को भी काटते हैं, कुछ लोहा ब्लेड होता है वो लोहे के काट देता है, तो वो क्या होता है, कार्बाइड के टूल्स होते हैं, दे आर वेरी हार्ड। तो मतलब वो क्या किया, आयरन बना, आयरन का ही हुआ है, बट उसमें क्या किया हमने, इंटरस्टिशियल में क्या डाल दिया, कार्बन एटम डाल दिया या बोरोन डाल दिया। ठीक है जी। कुछ बोरोन इतने हार्ड होते हैं, बोराइड, सम बोराइड्स आर सो हार्ड कि वो, उनकी स्ट्रेंथ डायमंड जितनी होती है। डायमंड हमने बोला ना कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरली अकरिंग, है ना, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो वैसे ही बोराइड्स भी हो जाते हैं। क्लियर हुआ? देखिए आएगा पेपर में। Interstitial compounds are the compounds. Interstitial compounds are the compounds formed as a result of. Interstitial compounds are the compounds formed as result of. As result of the trapping. As result of the trapping of atoms of small elements like hydrogen, nitrogen, carbon, boron, etc. Result of trapping of atoms of small elements like hydrogen, nitrogen, carbon, boron, etc. in the crystal lattice of certain metals. In the crystal lattice of certain metals. These are non-stoichiometric in nature. These are non-stoichiometric in nature and are neither ionic nor covalent. Neither ionic nor covalent. जैसे एग्जांपल्स हैं, ये क्या होता है, नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि इनकी जो रेशियो थी वो डिस्टर्ब होती है। जैसे हमने NaCl लिया, CuCl2 लिया, तो उसमें क्या होते हैं कि उनका रेशियो जो है वो मेंटेन रहेगा। सोडियम क्लोराइड था, सपोज करो कोई क्रिस्टल लैटिस था,
उसमें मैंने सोडियम अगर ऐड किया तो उतने क्लोराइड आयंस भी ऐड होंगे, जो रेशियो है वो 1:1 मेंटेन रहेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, उनका जो रेशियो है वो जरूरी नहीं है मेंटेन रहेगा। क्लियर है? उनके कुछ एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं, जैसे कि TiC, ठीक है जी, Fe3H, pH 0.56, Fe 0.94, O, Mn4n, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। राइट, नेक्स्ट लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की, क्यों बनाते हैं हम। 0.94 O, यही वाले 1 2 3 4 5। चलिए आगे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दीज आर जनरली नॉन स्टॉक्योमेट्रिक इन नेचर, these are generally non-stoichiometric in nature, they cannot be represented by, they cannot be represented by a definite structure of structure, by a definite structure or formula, by a definite structure or formula. Next point लिखिए, the compounds are neither covalent nor ionic, the compounds are neither covalent nor ionic, and they do not represent, and they do not represent the normal oxidation state, and they do not represent the normal oxidation state of the metal, normal oxidation state of the metal. Third point लिखिए, third जो भी है कोई यहाँ पे टेम बना दी, इसमें लिखिए strength of metallic bonds in these compound, strength of metallic bonds in these compounds, in these compounds increase due to greater electronic interactions. They show high melting points. They show high melting points and high metallic conductivity. High melting points and high metallic conductivity. These compounds are chemically inert. These compounds are chemically inert. कहां से रह गया, दोनों ने नहीं लिखा, कहां पे रह गया। These compounds are chemically inert. दोबारा से लिखने लगे, मेल्टिंग पॉइंट लिख दिया था, फिर से मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। चलो बाद में लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स रिमेन अनअफेक्टेड, द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स remain unaffected
in the corresponding interstitial compounds. In the corresponding interstitial compounds. नेक्स्ट क्लास में कोई भी छुट्टी मत करना, नहीं तो बड़ा जबरदस्त लॉस होएगा आपका, बड़ा ही जबरदस्त लॉस होएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको रिएक्शंस करानी है K2Cr2O7 और KMnO4 की, और वो रिएक्शंस पेपर में आएंगी ही आएंगी, तो कोई भी क्लास मिस मत करिएगा।